आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक का चैप्टर है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। ठीक है, इस पाठ में हमें यह नया वाला पाठ है। वैसे ये 4 नंबर पे आता है। तीसरे पे तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता गुण है, पर हम इसको आज पहले देखेंगे, इसके बाद उस पाठ को देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे संयोजकता की। ठीक है, संयोजकता को हम बोलते हैं वैलेंसी। संयोजकता क्या होता है? देखिए, जो वैलेंसी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। जो वह शब्द है उसे बोलते हैं वैलेंटिया। वैलेंटिया का मतलब होता है क्षमता या शक्ति। ठीक है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने किया था 1852 ईस्वी में। उनके अनुसार ये था कि जो भी संयोजकता होती है वह हाइड्रोजन परमाणुओं पे डिपेंड करती है। उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की जो संयोजकता होती है एक मान करके अन्य तत्वों की संयोजकता को बताए। ठीक है, ये इतना सा है। इसमें संयोजकता की 2 विचारधारा होती है, एक पुरानी विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पुरानी विचारधारा के अनुसार संयोजकता क्या होता है। वही बात आ जाएगी फिर से कि पुरानी विचारधारा के अनुसार फ्रैंकलैंड ने 1852 में ये बताया कि जो संयोजकता होती है वो पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि 1.2, 1.3 या 1.5 ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पूर्ण संख्या होती है, 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, यानी पूर्ण संख्या में होती है। उन्होंने हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है उसको 1 मान करके सभी तत्वों का संयोजकता बताया। ये पुरानी विचारधारा के अनुसार बता रहा हूँ। इनके अनुसार ये था, फ्रैंकलैंड के अनुसार ये था कि कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता पर डिपेंड करती है। अर्थात कि कोई भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उस परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे कोई भी तत्व है उससे जितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा वहीं उसकी संयोजकता होगी। मतलब किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है जितना कि वह जुड़े होते हैं उस परमाणु से। जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है जिसमें हम नाइट्रोजन है। अब इसमें हम अगर मान लेते हैं NH3 कर दिए, मतलब अमोनिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है तो बताओगे 3 है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 परमाणु उस तत्व यानी नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। उसी तरह हम कह दें CH4। CH4 में कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसकी संयोजकता 4 होगी। यह फ्रैंकलैंड ने बताया था 1852 में, यानी पुरानी जो विचारधारा है उसके अनुसार। जो लोग पढ़ लिए होंगे सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो नहीं होता है, तो बात की बात है, आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम कार्बन से ही देख लेते हैं। जैसे फ्रैंकलैंड के अनुसार कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे CH4 में कार्बन की संयोजकता कितना होगा भाई? कार्बन से कितना हाइड्रोजन? 4, तो 4 हो गया। अगर हमने लिख दिया C2H6 में कितना होगा? थोड़ा सा आपको देखने से गड़बड़ लग रहा होगा। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे H इस तरह से में कार्बन की संयोजकता कितना होगा? तो हम बताएं कि उस यौगिक में एक तत्व से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो एक तत्व मतलब कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन, तो इसकी संयोजकता कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे ही हम करेंगे C2H4, तो इसमें आ जाएगा 2। कैसे आएगा? फिर ऐसे ही C2 4 हो गया। C2H2 कर ले तो इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी भी संरचना इसके टाइप से बनाएंगे, पता चलेगा कि कार्बन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन से इसमें देखेंगे तो एक कार्बन से 1 ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से पता चला कि भाई जो एक ही मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो
यौगिक हैं उसमें एक ही तत्व की जो संयोजकता होती है वह अलग अलग आ रही है, तो इस नियम को त्याग दिया गया, मतलब इसको अमान्य ठहरा दिया गया, क्योंकि एक ही तत्व का अलग अलग यौगिकों में अलग अलग संयोजकता नहीं होती है, इस वजह से। तो संयोजकता के बारे में आपने समझ लिया। अब ये इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो आधुनिक संयोजकता का सिद्धांत आता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पर इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पुरानी विचारधारा है उसको क्यों त्याग दिया गया, उसको अमान्य क्यों ठहराया गया। तो बता दोगे कि भाई एक ही तत्व के कई प्रकार के यौगिक हैं तो उसमें अलग अलग उसकी संयोजकता आती है। जैसे मैं आप उदाहरण CH4 का, C2H6 का, C2H4 का, C2H2 का आप उदाहरण देके बता सकते हैं। तो संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत, संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता का जो आधुनिक सिद्धांत होता है वह क्या कहता है, ये बताता है कि जो भी परमाणु होते हैं, परमाणु को आपने जानते ही होंगे कि इस टाइप से संरचना बनाते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसके बाहरी कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, संयोजी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं, यानी कोई भी तरह का रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उस तत्व के रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो आप इतना समझे ना कि कोई भी परमाणु होता है उसके वायु कोष को हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोष, और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं संयोजकता क्या होती है भाई। तो किसी तत्व की संयोजकता वह होती है जो उस तत्व के वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, या संयोजन की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए जैसे मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। जैसे 8 होता है इसका वाय कोष में 2 और 6, मतलब वाय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। कोई भी तत्व होता है वह रासायनिक बंध तभी बनाता है जब उसके वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब वह स्थायी नहीं होता, उसका अष्टक पूरा नहीं होता। तो अब इसमें जो बंध बनाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाएंगे वहीं उसकी संयोजकता होगी। जैसे कि मान लेते हैं इसमें वाय कोष में 6 है, इसको 8 चाहिए, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना देना पड़ेगा, चाहे साझेदारी करना पड़ेगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध को बना रहे हैं। तो इस तरह से उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी। वैसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का देख लेते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 जानते हैं। ठीक है, 2, 8, 7 की मतलब कि इसके वाय कोष में एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक सिंगल बंध बनाएगा। तो क्या होगा, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेगा, बाकी नहीं लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझने के लिए, जो तत्व होते हैं वह कितने प्रकार के बंध बनाते हैं, या कोई भी यौगिक आपस में जोड़ते हैं तो किस प्रकार के बंध बना करके जुड़ते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी तत्व होते हैं या कोई भी यौगिक आपस में जो बंध बनाते हैं वह 3 प्रकार के बंध बनाते हैं। पहला होता है वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, कोई भी तत्व होते हैं वह रासायनिक बंध कितने प्रकार के बनाते हैं, 3 तरह के, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तीनों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे।
फिर जानेंगे क्या होता है। चलिए तो हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं कौन कौन सा बंध होता है और कैसे बनता है। तो इसको हटाते हैं, एक को छोड़ देते हैं। पहला है वैद्युत संयोजी बंध। कैसे बनता है इसको देखते हैं। देखिए ये जो बंध बनता है ये दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ऐसे परमाणुओं में इस तरह का बंध बनता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर धन आयन हो जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर ऋण आयन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का बंध तभी बनेगा जब एक का स्वभाव हो इलेक्ट्रॉन को लेना, मतलब एक परमाणु का स्वभाव हो इलेक्ट्रॉन को लेना और दूसरे का स्वभाव हो इलेक्ट्रॉन को देना या ग्रहण करना और देना दोनों हो। ऐसे आप समझिएगा, मतलब एक परमाणु का स्वभाव हो कि इलेक्ट्रॉन को ले ले और दूसरे परमाणु का स्वभाव हो कि दे दे। जैसे में अब इस तरह का बंध किस में बनता है, जिसमें धातु ऑक्साइड हो, धातु क्लोराइड हो, धातु हाइड्रोक्साइड हो, धातु सल्फाइड हो, इस तरह के जो भी यौगिक होंगे उसमें इस तरह का बंध पाया जाएगा। किस तरह का बंध पाया जाएगा? वैद्युत संयोजी बंध। कैसे होगा अब एक एक उदाहरण को हम समझते हैं। जैसे हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं जो काफ़ी आपने देखा और सुना होगा। सोडियम क्लोराइड का नाम सुने ही होंगे, NaCl। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। कैसे अब इसको बनाएंगे, देखिए कैसे वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। हमने बताया कि वैद्युत संयोजी बंध में क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, मतलब एक देता है और एक लेता है। देखते हैं कैसे होता है। सोडियम है, सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 1 होगा। क्लोरीन का यदि आप लिखते हैं यहाँ 11 या 17 होता है, 2 8 7। तो आप जानते हैं कि कोई भी तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाता है, क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा कब होगा? जब उसके वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए ये भी चाहेगा कि हमारा अष्टक पूरा हो, ये भी चाहेगा कि अपना हम अष्टक पूरा कर लें। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन का भी 8 हो जाएगा, इसके वायु कोश में भी 8 बच जाएगा। इस तरह से दोनों का अष्टक पूरा होगा। तो बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक देखिए इसके वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्लोरीन के वायु कोश में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया। थोड़ा आगे स्टेप देखते हैं। जब इसके यहाँ आके चले गए क्लोरीन के पास, तो सोडियम बचा प्लस, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं। क्लोरीन के पास क्या हो गया? स्टार वाला, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और 7 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ऋण है। अब इसको एक स्टेप में और बढ़ा सकते हैं, Na+Cl- कर सकते हैं। ठीक है, यानी Na पे प्लस और Cl पे माइनस। यहाँ से आप समझ गए। ठीक है, एक उदाहरण समझे। आप इसको देख लीजिए एक नज़र कैसे हुआ। वैसे ही हम ले लेते हैं दूसरा उदाहरण। इसमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जैसे हमने ले लिया सोडियम ऑक्साइड को ले लिए थे। इसमें कैसे वैद्युत संयोजी बंध पाया जाएगा? देखिए सोडियम 2 है, देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पे हमें इसी लिख दे रहे हैं। 8 होता है, 2 6 हो गया। अब इससे पता चला है कि इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा भाई? सोडियम से। आप देख रहे हो सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, पर यहाँ देखिए ध्यान से Na2 मतलब 2 सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक Na कर लो, एक यहाँ पे Na कर लो। ऑक्सीजन एक ही है, एक ही ऑक्सीजन कर लो। इसके वायु कोश में 1, इसके भी वायु कोश में 1, पर इसके वायु कोश में 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 7 हुआ। फिर ये भी उठा के दे दिया, इसको 8 हो गया। तो क्या बन गया? Na+ O पे 2 माइनस
और यहाँ 2n है तो यहाँ पे 2n लगा देंगे। ठीक है, 2 सोडियम तो 2 सोडियम, क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर भी एक प्लस, इस पर भी एक प्लस, तो 2 बार सोडियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2n लिख दो, इसके ऊपर प्लस और 1 ऑक्सीजन 2 माइनस, बस हो गया काम, खेला ख़त्म। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा। मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, MgCl2 होता है। इसका कैसे बनेगा, Mg का हमें लिखना पड़ेगा इसी 2 8 2, क्लोरीन का आप जान ही रहे हो 2 8 7। ठीक, इसको चाहिए 1, इसको देना है 2, तो अब एक ही को 2 थोड़े नहीं देगा। यहाँ पे देखो 2Cl लिखा हुआ, तो हम 2Cl यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, इसी के लिए एक ही से काम चल जाएगा। तो 2Cl यहाँ पे यानी 2Cl लिखना पड़ेगा, तो यानी Mg, यहाँ पे करो Cl, यहाँ पे करो Cl। Mg के y कोष में 2, ए y कोष में 2। ठीक, क्लोरीन के y कोष में 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके में भी 1 2 3 4 5 6 7, 8 8 करना, तो ये एक इसको दे दिया, एक ये इसको दे दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Mg पे 2 प्लस और 2Cl पे माइनस। ठीक है, इस तरह से आप वैद्युत संयोजी बंध को समझ लें। ठीक है, और सारे उदाहरण हैं तो इसको अगले क्लास में देखा जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।